गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनडिसाइड लव। लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि जहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो एक जेल में रहती है। वो काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो ये सोचती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया था कि मोहब्बत ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया। पर जब उसकी सुनवाई होती है तब पहली बार केस का रूप बदलता है और जहाँ पर वो जो एडवोकेट रहता है, जो उन लोगों ने ऐसी रैंडमली हायर किया रहता है, वो वहाँ पर एक नया पहलू लगता है और इस डेट को आगे बढ़ा देता है। जब जाके शायरा और हैसल उससे पूछती है कि तुम्हें ये सब क्या किया, तो वो बताता है कि मुझे तो एक लड़की ने पैसे दिए। उस लड़की ने बताया सौम्या उस लड़की रहती है। ये चीज़ शायरा सबसे पहले पहचान जाती है क्योंकि यार वो उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है और उसे सब समझ में आ जाता है। पर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि वो दोनों अब वापस क्यों आए हैं और सौम्या अब क्यों मजाक कर रही, जब फ्लोरा ने ही उसे फंसाया है तो क्यों। यहाँ पर सवाल बहुत ज़्यादा रहते हैं, लेकिन इस सारे सवालों से क्या होता है। शायरा सोचती है कि मैं सब कुछ पता करूंगी, सौम्या मिल जाएगी, उसे 100 सवाल पूछूंगी, पर इस 5 दिनों में नहीं मिलती। 5 दिनों में जब केस होता है तब वहाँ सामने के सामने शायरा के सामने सौम्या आती है और जो वकालत की पूरी ड्रेस पहने हुई आती, साड़ी और पूरे वकालत की ड्रेस में आके वहाँ पर कोर्ट में अपना केस लड़ रही रहती है। लेकिन वही कहती है कि ये केस मुझसे नहीं, मुझसे मेरी बॉस लड़ेगी। और जब उसकी बॉस आती है तो वो फ्लोरा डिकोस्टा आती है। फ्लोरा ने पूरा का पूरा ही पासा पूरे तरीके से पलट दिया जाता है। जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं रहती है कि यहाँ पर हैसल बचेगी, पर उसके आने पर पूरी उम्मीद जग जाती है। वो अपने पूरे अपने सारी चीज़ों को बकायदा बहुत अच्छे से रखती है। सीधे कहती है सेल्फ डिफेंस का केस है, अब जो भी आप चाहो तो वो आप देख सकते हो और अ, मेरे क्लाइंट को बिल्कुल भी जेल नहीं होनी चाहिए और ना उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अब उसी वक्त पे जो जज बोलता है कि मैं थोड़ा सा 15 मिनट का 20 मिनट का ब्रेक लेता हूँ, फिर आपको बुलाता हूँ। अब उसके आगे 20 मिनट के ब्रेक लेने पर जो फ्लोरा रहती है वो डायरेक्ट सौम्या के पास जाती है और उसे कहती है कि वो दोनों काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से डिस्कशन कर रहे रहते हैं। वो उसे ये कहती है कि ये चीज़ नहीं, ये चीज़ यहाँ से निकालनी है, वो चीज़ वहाँ से निकालनी है वगैरह। और वो लोग वहाँ पर डिस्कस कर रहे रहते हैं, तभी वहाँ पर एकदम से शायरा आती है और बोलती है फ्लोरा, सौम्या, व्हाट इज़ गोइंग ऑन गाइस, तुम लोग क्या कर रहे हो। तभी सौम्या कहती है तुम्हें क्या लग रहा है हम मक्खी मारने आए हैं, यहाँ पे मक्खी मार रहे हैं हम। ऑफ कोर्स हम हैसल को बचाने आए हैं और हैसल को बचा रहे हैं। तो तभी शायरा कहती ये तुम्हारा ये जो दोगलापन जो है ना, ये डबल स्टैंडर्ड वाली हरकत है, ये ना ही करो। तो एक तरफ तुम खुद ही उसे फंसाती हो और एक तरफ तुम उसे ही खुद ही प्रोटेक्ट करती हो। तभी फ्लोरा एकदम से टर्न होके बोलती है मैंने नहीं फंसाया हैसल को, और हैसल कभी भी मैं फंसा भी नहीं सकती हूँ। आई लव हर एंड आई मैडली लव हर। तो वो कहती है कि अगर इतना ही प्यार था तो इतने टाइम से तुम कहाँ गायब थी। तभी सौम्या कहती है भागे नहीं थे हम, सबूतों को इकट्ठा करने गए थे, दिमाग लगा रहे थे कि किस तरीके से बचा सकते हैं, ठीक है ना। और हमें हमारा काम करने दो, बीच में इंटरफेयर मत करो। पता है तुम्हारे बहुत सारे सवाल हैं, और जो बंदे को तुमने मेरी जांच पड़ताल के लिए लगाया ना कि 5 दिन से वो बंदा मुझे ढूंढ रहा है, उसे बोल दो कि उसका बाप भी नहीं ढूंढ सकता है जब मैं अपनी वाली पर आ जाऊँ। तो ये सब चीज़ें मत करो। तुमसे सिर्फ एक चीज़ कही थी, थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करो, सब चीज़ें मैं खुद तुम्हें होकर बताऊंगी। लेकिन तुम्हें समझना नहीं था, तुमने मुझे गलत समझा और चीज़ें करी। तभी फ्लोरा कहती है ये सारी समय इस समय नहीं है। इस समय यहाँ पर जो हैसल रहती है वो एकदम से आती है और फ्लोरा के सामने खड़ी होती है। फ्लोरा की आंखें हैसल से मिलती है, हैसल की आंखें फ्लोरा से मिलती है, दोनों की आंखें काफ़ी नम होती है। हैसल तो बस रोने ही वाली थी, फ्लोरा भी, उसकी आंखें भी ऐसी नम थी कि दोनों की आंखों में होता है। तभी फ्लोरा जो रहती है वो इधर मुंह फेर लेती है और वहाँ पर अपनी आंखों को, मतलब अपने जो आंसुओं को ना आराम से कंट्रोल करने की कोशिश करती है। हैसल बोलती है वाई फ्लोरा, वाई मी, वाई यू डिड दिस टू मी। तो तभी फ्लोरा से बोलती है आई डिडंट डू एनीथिंग टू यू, बस एक रिक्वेस्ट है, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब, तुम्हारी हर चीज़ों का जवाब मैं तुम्हें पूरे तरीके से दूंगी। बस एक चीज़ इतना कर लो, जैसा जैसा मैं कोर्ट में करती हूँ वैसा वैसा हाँ कह देना। यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का केस लगा है
और मैंने अपने सारी चीज़ें कर दी है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सी चीज़ें आएंगी, प्लीज़। और इतनी ही देर में वहाँ पर हमारा जो ब्रेक टाइम रहता है वो ख़त्म हो जाता है। कोर्ट में फिर से जज आ जाता है और जैसे ही कि बोलते हैं कि कोर्ट के आने पे जज के आने पर कोर्ट में सब के सब खड़े हो जाते हैं, अपना सर हिलाते हैं और फिर उसके रिस्पेक्ट में बैठते हैं। तभी वहाँ से वो बोलता है, अपोजिशन को कुछ कहना है? मैं अपने रिजल्ट से तैयार रहूँ या अपोजिशन कुछ कहना चाहती है? तभी अपोजिशन बोलती है कि सर, दिस इज़ नॉट एक्चुअली अ वर्दी एट ऑल। ये सारी चीज़ें जो बताई जा रही है वो तो कहीं से भी नहीं लगती है। अब सडनली से आप सेल्फ डिफेंस का केस की बात कर रहे हो, ये कहाँ से हो गया? एक दिन में एक चीज़ में चीज़ें कहाँ से चेंज हो गई है? मुझे ये सब तो एक बकायदा कहानी लगती है और कुछ नहीं है। तभी वहाँ से फ्लोरा कहती है कि आई हैव ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो वो बोलते हैं सस्टेन। तो वो बोलते हैं थैंक यू सर। तो वो से बोलते हैं कि देखिए, अगर ऐसी चीज़ थी तो आप अपने पार्टनर के लिए, मतलब इफ़ यू हैविंग अ लव विथ हर, जो अपोजिशन वाला रहता है वकील, वो हैसल के सामने जाता है और जाके बोलता है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुमने इतने टाइम से क्यों नहीं बताया कि तुमने सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पे मारा है। किस तो तभी हैसल बोलती, किस बुनियाद पे बताती मैम कि मैंने सेल्फ प्रोटेक्शंस में अपने ही फादर पे गोली चला दी है? ये बताती कि मेरे डैड, मेरे लेस्बियन होने पे उन्हें प्रॉब्लम थी? या मेरे डैड को ये बताती कि वो अपने ही पॉलिटिकल बैकग्राउंड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेरी शादी ज़बरदस्ती एक बिजनेस मैन, एक पॉलिटिशियंस के बेटे उफ बिजनेसमैन डॉनसाई के साथ कराना चाहते थे? ये सब मैं कैसे बताती आपको? और मेरी बात का यकीन करने वाला कौन था? जिस लड़की से मैं प्यार करती थी उस लड़की को तो मैंने बकायदा भगाया वहाँ पर। और मैं उसे वहाँ से इसलिए भगाया क्योंकि वो जब भी वहाँ पर रहती तो सब सारा इल्ज़ाम उस पर लगा देते। और मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उस पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हूँ? तो आप ये बोलना चाहती हैं कि आपने फ्लोरा मीन्स उफ, ये हमारे जो काबिल वकील हैं, इन्हें आपने भगा दिया था वहाँ से? तो कहती है कि हाँ, मैंने भगाया था। कुछ गलत किया क्या? तो कहती है ये बिल्कुल भी गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं तो इल्ज़ाम भी तो अपने सर पे लिया था ना मैंने। और तब अपने सर पे क्या लेना था? मेरे सर पर ही था, बट उस समय कुछ नहीं था तो मैं क्या कहती? तभी वहाँ से एकदम से फ्लोरा कहती है आई हैव ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तभी वो बोलता है ओवर रूल्ड। तभी वो उसके सामने आके खड़े होकर बोलती है मेरे काबिल दोस्त, क्या बताना चाहते हो आप कि ये चीज़ पहले से क्यों नहीं बताई गई थी? एक बात बताइए, हमारे जो वकील, हमारे जो यहाँ पे का मतलब जज हैं या हमारा कानून है, ये सब तो सबूत मांगता है ना। बिना सबूत के तो चीज़ों को कुछ आप मानोगे नहीं। अगर वो वहाँ पर अपना स्टेटमेंट भी दे देती, अगर कुछ भी बता देती, तो सबूत कहाँ था? मैं कहाँ थी? तो तभी वहाँ से अपोजिशन वाला बोलता है तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि अब आप क्यों आई हैं? तो कहते हैं क्योंकि अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए आई हूँ। आपको शायद से पता भी नहीं था कि आई एम सो बैडली इंजर्ड कि इवन कि मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा था। और इसके लिए मैं अपने काबिल डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना चाहूँगी। तो सुनीता मैम, आप प्लीज़ आएंगे कटघरे में? तो यहाँ पे कटघरे में बुलाया जाता है। तो कटघरे में यहाँ पे खड़ी होती है तो वहाँ पे पूछा जाता है सुनीता मैम, ये गीता की कसम खा के कहिए, आप जो कहेंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। तभी सुनीता मैम बोलती है जो मैं कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी। ये उस रात की बात है जिस रात को ये बहुत भागते हुए आई थी। और ये 9th ऑफ नवंबर की बात है कि जहाँ पर ये जब आई थी तो काफ़ी ज़्यादा घायल थी और इनके बैक में एक लचक लग चुकी थी जिसकी वजह से ये खड़े भी नहीं हो पा रही थी और इनके पूरे बोन्स हो चुके थे। सर, आपके वहाँ पर मैंने MIR रिपोर्ट्स भी डाली है। तो सर, जब MIR रिपोर्ट्स के हिसाब से अगर मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं ठीक ही नहीं हो पा रही थी, तो किस तरीके से? मेरे बॉडी पे बहुत सारे मार्क्स थे। ये तब की सिचुएशन है जबकि मेरे पास पूरी फ़ोटोज़ थी।
तो वो कहते कि आपने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? पुलिस को इन्फॉर्म करके क्या फ़ायदा होता? पुलिस को तो ऑलरेडी मैम ने इन्फॉर्म कर दिया था, दैट्स व्हाई वो अपने आप को सरेंडर करके बैठी थी। अगर एक बात बताओ कि अगर वो क्रिमिनल होती, 1 मिनट, अगर इफ शी इज हैविंग अ सम मोटिव टू किल्ड हर फादर, जैसे कि आपने बताया कि उनको प्रॉपर्टी चाहिए थी, ये चाहिए थे, उनके ताल्लुकात अच्छे थे, तो भाई ये एक हैज़ल खन्ना एक एक अमीर इंसान है जिनके पास पैसों की कमी नहीं है। एक शार्प शूटर वो ले सकती थी, हायर कर सकती थी। उसके अलावा वो एक इस तरीके से अपना मर्डर इस तरीके से प्लान करती कि ताकि खुद ना फंसे। अरे जब क्राइम सीन पे वो खुद खड़ी हुई हैं हाथ में बंदूक लेके, सो ये सब दिस इज नॉट एक्चुअली प्लानिंग, इट्स अ रैंडमली हैपेंड और ऑन द सेल्फ डिफेंस पर्सन। अगर उस समय वो गोली नहीं चलाती तो या तो मैं मरती, या तो खुद हैसल मरती। और आप चाहें तो आप मुझसे भी क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, क्योंकि एज कंपेयर कि मैं खुद यहाँ की खुद एक विक्टिम हूँ, खुद यहाँ की एक सबसे बड़ी चश्मित गवाह हूँ, तो आप मुझे खुद पूछ सकते हैं। तो अगर माय लॉर्ड आपकी इजाज़त हो तो मैं खुद कटघरे में आकर अपना बयान देना चाहूँगी। तो यहाँ पर खटगरे में बुलाया जाता है और अपोजिशंस के लिए सामने खड़ा किया जाता है हमारे अपोजिशंस पार्टी को। वो उसी तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो आप मुझे पूरी तरीके से बताइए कि उस समय हुआ क्या था। तो वो बोलती है कि जिस तरीके से मैंने आपको सब कुछ बताया कि मैं यहाँ पर पहले से ही थी, मैं यहाँ से पहले से थी, और यहाँ पर जो हमारी हैसल की मॉम की तबीयत एकदम से ख़राब हुई थी तो हैसल वहाँ से अपनी मॉम को लेके चले गए थे। भाभी को इनको हैवी डोज का इंजेक्शन लगा था नींद का, और उस घर में मैं और इनके पापा थे। जिस तरीके से मिस्टर राजीव खन्ना को काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करके आए थे, वो इतने गुस्से में आए, अपने गुस्से में इधर उधर आकर एकदम आए हाथ में बंदूक लेके कि तूने मेरे बेटे को मारा है, और तू बहुत डिस्ग्रेस पर्सन है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने तो मेरी बेटी पे काला जादू तक किया है, तूने मेरी बेटी को अपना बना लिया है, मेरी बेटी पागल हो चुकी है तेरे प्यार के चक्कर में, द वे यू हैविंग अ लेस्बियन सेक्स एंड यू हैविंग दिस लेस्बियन रिलेशनशिप्स, ये सब जो चीज़ें तुम्हारी चल रही है ये बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। आज मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, और तुझे ख़त्म करने के बाद सारी प्रॉब्लम्स चली जाएगी। और ऐसे कह के वो मुझ पे अटैक करते हैं, जिस अटैक पे मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ। पूरा घर अगर आप देखा जाएगा तो आपको पूरे घर के एरियाज़ में हर के कोने में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गिरा हुआ मिलेगा। पूरा घर जो था वो पूरा मैसी हो चुका था, क्योंकि हम भागने के लिए खुद को प्रोटेक्ट कर रहे थे। अब उसी ड्यूरेशंस में हैज़ल जो रहती है वो मुझे फ़ोन लगाती हैं। जो फ़ोन मेरे हाथ में रहता है उस फ़ोन पे मैं उठाती हूँ, एंड हैसल के फ़ोन्स में रिकॉर्डिंग है। तो हैसल का फ़ोन भी एक्चुअली गिर के उसका डिस्प्ले ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अगर उसका फ़ोन रिपेयर करवाया होगा, आप करवाइए तो उसमें आपको एक रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप उस रिकॉर्डिंग को सुन लीजिएगा। तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि जैसी वो रिकॉर्डिंग होती है तो उस रिकॉर्डिंग के वहाँ पर बकायदा उसने मुझे कॉल किया, मैं भाग रही थी और यहाँ पे उसके डैड की आवाज़ आ रही थी, और ये भी एक बहुत बड़ा चीज़ है। फिर उसके बाद वो जब घर पर आती हैं तो वो देखते हैं कि हम दोनों आपस में लड़ रहे हैं। बचाने के लिए वो मेरा गला दबाए जा रहे हैं। सर आपके पास मेरी बॉडी की पूरी मेडिकल रिपोर्ट है, जिसमें मेरे नेक्स पे बहुत सारे मार्क्स हैं हाथ के, और जिसके हाथ अगर अभी हाथ जो फिंगरप्रिंट्स है अगर वो आप मैच करोगे राजीव खन्ना के, तो वो उनके पूरे हाथ के वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स हैं। तो इसी चीज़ से साबित होता है कि वो मुझ पर अटैक कर रहे थे। हालांकि उनकी दुश्मनी मेरे से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि उनको किसी भी हालत में ऐसा लगता था कि मैंने ही उनकी बेटी को पूरे तरीके से मीन्स बैंड किया है। ऑफ कोर्स वो स्ट्रेट थी तो ऑफ कोर्स मैंने उसको पूरी तरीके से बैंड कर दिया है। मैंने उसे गलत एडवाइस दी है, मैंने उसे गलत सिखाया है, मैंने उसको सब कुछ किया है। तो वो इस बात पे मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थे, और हमारी कुछ प्राइवेट वीडियोस भी उनके पास पहुंच चुकी थी, जो हालांकि सूत्रों के मुताबिक कहाँ से पहुंची थी। हमारे किसिंग सीन्स थे जो हमने कार में एक दूसरे को साथ किस किए थे, और जो आप राजीव खन्ना के मोबाइल्स में अगर आप देखेंगे मतलब जो हमारे हाँ जिनकी डेथ हुई है, जिनका आप केस लड़ रहे हो,
अगर आप उसको में देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में वो वीडियोस को देखने के बाद वो काफ़ी अपना गुस्से का अपना पारा हाई कर चुके और उन्होंने मुझ पर अटैक किया एंड देन दिस इज़ ऑलमोस्ट किलिंग हुई। और उस समय हैसल ने आके बंदूक को अपने डैड की तरफ ताना और कहा कि पापा छोड़ दो वगैरह चीज़ें, लेकिन उसके पापा ने मुझ पे अटैक करना नहीं छोड़ा। तो उसने बोला कि प्लीज़ पापा आप छोड़ दो। लेकिन फिर हैसल ने वहाँ से एक लैंप उठाया और लैंप से उसके सर पे मारा और फिर वहाँ से बंदूक गिरी। फिर जो राजीव खन्ना ने वो बंदूक पकड़ी तो वो बंदूक मेरे ऊपर टांगते हुए आए। तो वहाँ पर एकदम से सामने के हमारी हैसल आ गई। हैसल और उन दोनों के बीच में हाथापाई हुई है और जिसकी वजह से वो उनके नेक आप यहाँ पे देख सकते हो तो उनके चिन के वहाँ पर गोली चल गई। सो दिस इज़ ऑल आर फैक्ट्स और मेडिकल रिपोर्ट सारी है, सीसीटीवी कैमरास है, आपके पास मोबाइल्स है और ये सारे सबूतों से यही बयां होता है कि जिस तरीके से मेरे मेरे क्लाइंट ने अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में किया है और वो एक एक्सीडेंट था। इट इज़ नॉट अ मर्डर एंड नॉट डिसाइडेड बाय बट अटेम्प्ट टू मर्डर तो मेरे साथ हुआ था ना। अगर वो ज़िंदा होते तो मैं उनके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करती, क्योंकि जिस तरीके से मेरे हालात हुए थे, मैं गिरी हूँ, मेरे पैर छिला है, ये सब इस मेडिकल रिपोर्ट्स में है। तो आप देख लीजिएगा। पूरे बयान सुनने के बाद अपोजिशंस के पास कुछ भी नहीं रहता। अपोजिशन सामने सोचता है कि किस तरीके से बोले, क्योंकि ना अपोजिशंस के पास पहले भी कुछ चीज़ें पता नहीं थी कि क्यों मारा, किस चीज़ के लिए मारा। वो तो सिर्फ ताल्लुकात करते हुए वो सिलेंडर करने के लिए तैयार था। बाद में ये सारी सुनने के बाद यहाँ पे जो हमारा जज रहता है वो सीधे सीधे बोल देता है यहाँ पे सेल्फ डिफेंस का केस है और इसको बाइज्जत बरी किया जाता है। और हैसल अब बाइज्जत बरी होती हैं और वो वहाँ पर कर देता है। जैसी बाइज्जत बरी होती है तो शायरा इतनी ज़्यादा खुश होती है कि अपने हैसल के पास आकर हक करने लगती है और यहाँ फ्लोरा और सौम्या भी एक दूसरे को हक करते हैं। पूरे की पूरे जो टीम रहती है वो बाहर जाती है तो पूरा मीडिया वहाँ पे भरा रहता है, क्योंकि सबके अंदर से यही आक्रोश रहता है ये जानने के लिए कि हैसल ने ये सब चीज़ें क्यों करी। फिर वहाँ से जब वो बाहर आते हैं तब वहाँ पे बयान होता है कि हैसल बेगुनाह है, उन्होंने किसी चीज़ का भी मर्डर नहीं किया था। उन्होंने ये चीज़ें अपनी सेल्फ डिफेंस के चीज़ों पर कराया था, जहाँ उनके डैड ने उनके ऊपर अटैक किया था। ये सारी न्यूज़ आने लग जाती है। हैसल वहाँ पे पूरी बाहर जो लोग उसके ऊपर हेट कर रहे थे, जो पूरी चीज़ें हो जाती है वो एक पल में ही, एक चुटकी में सब कुछ बदल जाती है और चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर हो जाती है। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पर फ्लोरा और सौम्या नहीं रहते। वो काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो जाती है और वो पीछे जाकर भागने लगती है। तभी सब लोग हैसल मैम करते हैं। तभी वो वहाँ से भागते हुए जाती है और वहाँ पर जो कोर्ट के बाहर जो लोग बैठे रहते हैं वो उनसे पूछती है कि यहाँ पर अभी मैम थी तो वो लोग कहाँ चली गए। तो वो कहते हैं कि मैम वो लोग तो गए हैं बट यहाँ 2 एनवेलप भेज के रखे हैं। शायरा किसका नाम है? तो शायरा बोलती है मेरा है और उसके नाम पे, और आपका हैसल है, ये आपके लिए रखा हुआ है और वो लोग तो यहाँ से चले गए। और ये बोलकर वो वहाँ पर होता है बकायदा, वो वहाँ से पूरी इज्जत से पूरी फुल प्रोटेक्शन से लेके जाते हैं। लेकिन उसकी माँ बोलती है कि बेटा अगर ऐसा था तो तूने हमें क्यों नहीं बताया। उनकी मॉम के पास भी कोई हेट करने के लिए होता नहीं है, क्योंकि उसने अभी अपना बेटा खो दिया, अपना हस्बैंड खो दिया। अब उसके पास एक अपनी लौती बेटी है जो जिसे वो खोना भी नहीं चाहती है और वो खुश रहती है कि इस बात पे मेरी बेटी वहाँ से निकली है। हालांकि सब सिचुएशन अलग हो जाती है। नेफ्यू आके गोद लगाता है और एक बहुत सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला इमोशंस रहते हैं कि वही सब होते हैं। शायरा वो लोग सब बैठ के वहाँ से निकलते हैं और अपने घर की तरफ जाते हैं। जैसी वो घर की तरफ जाती है तो जैसी वो घर पे एंटर्ड होती है तो वहाँ पर उसे पूरा घर एकदम सा सूना सूना सा लगता है, क्योंकि उस घर में 2 फोटो सामने के सामने एक टेबल पे रखी जाती है और वहाँ पर अगरबत्ती जलाई जाती है। तो एक उसके हर्षित राणा की थी और ये अभी हैसल के आंसू जो थे वो सूखे ही नहीं रहते हैं और वो अपने रूम पे चली जाती है और अपनी मॉम को कहती है थोड़ा समय मुझे अकेले रहना है। और ऐसे कह के वो जब जाती है तो वहाँ से वो एनवेलप ओपन करती है। उस एनवेलप में लिखा रहता है, फ्लोरा का एनवेलप रहता है, वो फ्लोरा ने मतलब दिया रहता है और उस लेटर में लिखा रहता है कि हैसल मैं ये जानती हूँ कि तुम मुझसे नफ़रत करने लगी हो कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया
वो बहुत गलत किया। हालांकि मुझे ये भी पता है कि शायरा ने तुम्हें ये पूरी चीज़ बताई होगी कि तुम्हारे भाई को किस तरीके से अम, हम लोगों ने टारगेट किया या कुछ भी किया। ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। और सबसे बड़ी बात रहती है कि वो लोग एक दोनों वकील रहते हैं, तो वो जो लेटर होता है ना, वो टाइपिंग करके भेजते हैं। वो अपनी हैंड राइटिंग पे नहीं भेजते हैं कि बाद में जाके इसी को सबूत बना के भाई पेश ना कर दिया जाए। तो वो बहुत स्मार्ट रहते हैं। तो यहाँ पे हसल को वो लिखा जाता है कि तुम जो रहती हो वो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें यूज़ किया है, तुम्हें तुम्हारे डैड को मारने के लिए, और तुम्हें फंसाया है मैंने, जबकि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। वो एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट था, और जो एक्सीडेंट हुआ है वो रियली में था, बट तुम्हारे डैड डिज़र्व करते थे उनको मरना। अगर उस समय वो एक्सीडेंट नहीं भी हुआ रहता तो भी मैं तुम्हारे डैड को मारती, क्योंकि तुम्हारे डैड ने जो हरकतें करी है और उन्होंने मेरी ज़िंदगी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय करी थी। मेरी क्या, ऐसी बहुत सी मेरी जैसी लड़कियां हैं जिनकी ज़िंदगी बर्बाद करी थी, कि वो ये डिज़र्व करते थे। तुम्हारे डैड एक बिल्कुल अच्छे इंसान नहीं थे, उनको तो जाना था। और रही बात तुम्हारे ब्रदर की, हर्षित राणा की, तो हर्षित राणा को भी मरना ज़रूरी था। हालांकि वो भी हमारे डैड के साथ उतना ही भागीदार था जिसने बकायदा ये सब चीज़ कही थी। रोहित रॉय भी उनमें से एक था जिसने ये सब चीज़ें करी है। और रही बात डॉन जाए की, तो डॉन जाए ने मेरी गर्लफ्रेंड की तरफ बहुत गंदे नज़रिए से देखा था, तो उससे बदला तो लेना ही था। हालांकि उसे मारने का मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं था, लेकिन उसे उसकी सज़ा दिलाना मेरा इंटेंशन था, इसलिए इन सारी चीज़ों में मैंने उसे फंसाया है। पेशे से तो मैं तुम्हें एक लॉयर दिखती हूँ, ये सब चीज़ें मैंने तुमसे छुपाई है। हाँ, मैं यहाँ पर एक मोटिव के साथ आई थी, और एक मोटिव ये था कि मुझे इन सब लोगों को मारना है जिन लोगों ने मेरी ज़िंदगी, मेरी खुशियाँ, मेरी तबाह करी थी, और मेरी जैसे कई और लड़कियाँ जिनका पूरा घर को डिस्ट्रॉय किया था। मुझे उन सब के लिए इंसाफ करना था। पुलिस पे विश्वास करना है, या ये हमारे जुडिशरी सिस्टम पे जस्टिस का बहाना लेके चलना, ये सब कुछ फेक था, क्योंकि ये लोग रियल लाइफ में कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ करना रहता है अपनी खुद की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। तो मैं यहाँ पे एक प्लान के साथ आई थी, तुम मेरी एक पार्ट ऑफ द प्लान थी, जिसको मैंने ये सोचा था कि भाई मैं इससे दोस्ती करूँगी, इसके साथ अपनी मूवी को हिट कराऊंगी, तब जाके मुझे ये रोनित रॉय की मूवी पे वर्क मिलेगा, और उससे मैं अपना बदले की आग को पूरा करूँगी। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक चीज़ सबसे बड़ी हो गई कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, और वही एक सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरा वापस आना और तुम्हें यहाँ पर बचाना। अब तुम मेरे प्यार को समझो या ना समझो, या तुम्हें ऐसा लगे ये चीज़ें हैं, बट तुम्हें फंसाना या तुम्हें कुछ करना मेरा कोई भी मोटिव नहीं था। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं करती तो शायद मैं तुम्हें बचाने भी नहीं आती। अब तुम अपनी डिसाइड करो कि तुम मुझसे प्यार करोगी या मुझसे नफरत करोगी, ये तुम्हारे ऊपर है। ये सब कुछ मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। मैं सिर्फ तुमसे एक चीज़ बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कभी भी फीलिंग या कभी भी मुझसे मिलना हो तो मैं तुम्हें वहीं मिलूँगी, शाम 7 बजे, जहाँ से हमारी ये जर्नी शुरू हुई थी, जहाँ पर हम पहली बार मिले थे और जहाँ पे हमारा फर्स्ट किस हुआ था। हम वहीं पर मिलेंगे। मैं तुम्हारा वहीं पर इंतज़ार करूँगी। तो तुम्हें जब भी मन करे तो तुम उधर आ जाना। मैं मुंबई छोड़ के कहीं नहीं हूँ। हालांकि मैं पेरिस छोड़ के शिफ्ट होने वाली थी, लेकिन जब तक मैं तुमसे मिल ना लूँ, चाहे तुम्हें कितना भी वक्त लगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। तुम मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, मैं इंतज़ार करूँगी। ऐसे कह के वहाँ पर ये पूरा जो लेटर रहता है वो रख देती है। दूसरी तरफ जो हमारी शायरा रहती है, वो जब घर पे जाती है तो उस लेटर में जब वो ओपन करती है तो एक की रहती है। वो की को ओपन करती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी डायरी रहती है, और इस डायरी के बाद वहाँ पर बहुत सारी फ़ोटोज़ रहती है। हालांकि वो ये सब चीज़ें पढ़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो जब पढ़ती जाती है तो उसकी आंखों में से आंसू कुछ गिर रहे रहते हैं, और वो सब ये चीज़ें देखते हुए एकदम से रोने लग जाती है। फिर वो सारी चीज़ों को कवर अप करती है, और कवर अप करके यहाँ से डायरेक्ट जाती है, और जाकर ये स्पीड में अपनी कार को चलाते हुए हैसल के घर पे जाती है। हैसल के घर पे जाती है तो वो उसकी मेट से पूछती है कि हैसल कहाँ है, तो कहती है कि वो उनकी मम्मी के साथ है। तो हैसल के वहाँ पर जाती है तो अपनी मम्मी को पूरे तरीके से खाने पे फीड कर रही थी, और वो बहुत अच्छे से ध्यान दे रही थी। तो तभी उसकी मम्मी बोलती हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है, तुम्हारे डैड ने पता नहीं क्यों मारने की कोशिश करी, और आज वो आकर
तुम्हें बचा कर गई, बहुत बड़ा एहसान किया, ऐसी गर्लफ्रेंड कहीं नहीं मिलती है। तुम्हें उसे नहीं छोड़ना चाहिए फ्लोरा को, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए हैज़ल। हैज़ल, अपनी गर्लफ्रेंड को वापस ले लो। ये सुनने के बाद वो बोलती है, मम्मा आप सो जाइए, आपको बहुत सी चीज़ें नहीं पता है। और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। पीछे वो जैसी मुड़ती है तो वहाँ पे शायरा खड़ी रहती है वो बॉक्स के साथ। तभी वो उसे बोलती है, क्या हो गया है, तुम ऐसे घबराई हुई क्यों? तो कहती है कि रूम में चलोगी। तो फिर वो दोनों रूम पे जाते हैं, बॉक्स को ओपन किया जाता है और वो पूरी चीज़ें वहाँ पर दिखाती है। तभी वहाँ पे शायरा कहती है, तुम्हें पता है, तुम्हें तुम्हें पता है क्या हुआ था और ये किस चीज़ की लड़ाई है? तो उसे कहती है, ये डायरी किसकी है? ये डायरी फ्लोरा की है, जो उसने, वो हर दिन एक डायरी लिखती थी। फ्लोरा ने अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में इसमें लिखा है और ये सारी चीज़ें मुझे सौम्या ने दी थी। सौम्या ने मुझे ये कहा था कि ये जब वक्त सही आएगा तुम इसे ओपन करना और उसे पढ़ना। हमने कोई चीज़ तुमसे नहीं छुपाई है और हम तुम्हें धोखा नहीं देना चाहते हैं। इस पूरी कहानी में जैनी डिकोस्टा जैनी डिकोस्टा फ्लोरा की कज़न सिस्टर है, जो एक्चुअली में उसके बड़े पापा की बेटी रहती है, मतलब ताऊ जी की। बचपन में ही उसके जो मॉम एंड डैड है वो चल बसे रहते हैं, तो उसको चाचा चाची ने पाला रहता है। मतलब यहाँ पर फ्लोरा के मॉम एंड डैड ने उसे पाला रहता है, पालती हैं वो। उन दोनों बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार करते थे वो अपनी दोनों बेटियों से। लेकिन जो हमारी फ्लोरा रहती है, उसे मॉडलिंग्स वगैरह में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसे तो बस अपनी लॉ की डिग्री पानी रहती है। तो यहाँ से वो लॉ के लिए वहाँ से चली जाती है। पर दूसरी तरफ जो उसकी सिस्टर रहती है जैनी डिकोस्टा, वो यहाँ से अपने करियर को आगे करने के लिए यहाँ से चली जाती है। जो फ्लोरा रहती है वो इन दिनों लंदन चली जाती है अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए। हालांकि उसके मॉम एंड डैड ये चाहते थे कि दोनों लंदन जाएं, लेकिन वो यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में जाएगी, मॉडलिंग के में जाएगी। और उसी समय उसे छोटे छोटे एड एजेंसीज मिलती है, वो काफ़ी स्ट्रगल करती है। फिर उसे रोनित रॉय मिलता है, रोनित रॉय उसके साथ कास्टिंग काउच ये सब करने की कोशिश करता है, पर जिसके लिए वो रेडी नहीं होती। तभी वहाँ पर जो हर्षित राणा है, वो जब फिल्म का मूवी का सेट चल रहा रहता है तो वहाँ पर उसकी जो ड्रेसेस पे पूरे तरीके से चाय गिरा दी जाती है और उसको बोला जाता है कि आप इस रूम पे जाइए और यहाँ पर जाकर आप नहा लीजिए और चेंज कर लीजिए। वो वहाँ पर नहाने जाती है तो उसकी पूरी बाकायदा न्यूड एमएमएस बना दिया जाता है, और ये बनाने वाला और कोई नहीं, हर्षित राणा था, तुम्हारा ब्रदर। और ये वो बना देता है और वो बनाकर ये चीज़ें वो रोहित रॉय को भेजता है। रोहित रॉय यहाँ से तुम्हारे अ, रोहित रॉय यहाँ से जैनी डिकोस्टा को ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर उसने उसकी नीड को पूरा नहीं किया तो उसके हाथ से मूवी तो मूवी जाएगी। जहाँ पर वो फिल्म स्टार बनना चाहती है तो उसे पॉर्न स्टार बना देगा और उसे ये सारी चीज़ों को कहीं और जाकर दिखा देगा। हालांकि उस समय हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं कि जैनी वहाँ पे पल पल मरने लगती है और फिर जैनी को वहाँ पर अपनी लाइफ को बचाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। इस ड्यूरेशन में उसने बहुत ज़्यादा हेल्प अपने दोस्तों की लेने की कोशिश करी और साथ ही साथ उसने इसके बारे में कंप्लेन करने के लिए तुम्हारे डैड के पास भी आई थी। उस समय जैनी डिकोस्टा ने कंप्लेन करने के लिए तुम्हारे डैड के पास आई, पर तुम्हारे जो डैड थे उन्होंने उल्टा उसी को उसकी जानी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती थी, उस पर गंदी नज़र डाल दी और रोनित रॉय के साथ मिलकर उसे बहुत बुरी तरीके से फंसाया और उसके बाद उसके साथ रेप बोल दो या उसके साथ ज़बरदस्ती करके अपनी सारी चीज़ें करी। और ये सब चीज़ें वो सहन नहीं कर पाई कि उसके साथ इतना सब कुछ हुआ, तो उसने बाद में जाके सुसाइड कर ली। और ये डायरी फ्लोरा की है, लेकिन उसमें जितनी भी राइटिंग्स है वो उसकी खुद की ओन सिस्टर की पूरी ये डायरी है, जो हर दिन ये अपनी डायरी लिखकर ऐसे बताती है। और ये उसकी पूरी कहानी है और ये फ़ोटोज़ उसकी सिस्टर्स की है और ये सब कुछ ये उसके सिस्टर्स की फ़ोटोज़ हैं। देखो यहाँ पे।
तो कहती है लेकिन उस समय जैनी डिकोस्टा करके तो कोई एक्ट्रेस नहीं आई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ बोलती है हैसल, तभी वो कहती है उस समय जैनी डिकोस्टा करके कोई एक्ट्रेस नहीं आई थी, लेकिन तुम्हें पता है कि एक मूवी में मूवी को जब लॉन्च हुआ गया था, रोनित रॉय की मूवी जिसका नाम था ए दिल मोहब्बत, तो वो कहती है कि हाँ वो वाली मूवी आई थी। तो वो कहती है कि हाँ उस मूवी में जो लड़की थी वो यही थी, देखो। तो उस फोटो में दिखता है, बोलती हाँ ये तो मेन लीड थी और ये इतनी सुंदर थी, सबने कहा था कि ये पूरा का पूरा करेगी, पर सबने बताया गया कि इसने बस सुसाइड कर लिया क्योंकि इसको कुछ काम नहीं मिल रहा था। सुसाइड तो सिर्फ पूरी पब्लिकली बताया गया, लेकिन हैसल उसे सुसाइड नहीं था, उसे मर्डर बोला गया क्योंकि उसे हर दिन हैरेस किया जाता था। एक दो बार उसका रेप होना समझ में आता है, एक दो बार आपने उसकी हवस अपनी मिटा दी, पर उसे ब्लैकमेल करके उसे मॉलेस्ट करे जा रहे हो। आप उसको हर बार बोल रहे हो कि अगर तूने आज मेरी भूख नहीं मिटाई तो ये तेरे साथ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उसका जीना हराम कर दिया गया और इस समय उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं मिला, तो उसने सुसाइड कर ली। और हाँ, इसका नाम जैनी डिकोस्टा था, लेकिन ए दिल मोहब्बत में इसने हिंदू का रोल बहुत अच्छे से किया था, तो रोनित रॉय ने इसका नाम जागृति बताया था। जागृति इसका स्टारिंग नेम था। और जैसे कि सबको पता है कि रियल नेम को भी लोग चेंज कर देते हैं इस मूवी के टाइम पे लाते हुए, तो जागृति के नाम से इसे हर जगह पब्लिश किया गया था। हालांकि वो क्रिश्चियन थी, ये चीज़ भी छुपाई गई थी क्योंकि उन दिनों हिंदू और मुस्लिम का बहुत ज़्यादा हाई था कि हर चीज़ हिंदुओं के ऊपर हो, तो वहाँ पर इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो दिस इज़ द मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से ये हुआ। तो ये लोग यहाँ पर अपना बदला लेने के लिए आए थे। ये लोग कहाँ मिलेंगे? तो कहती है मुझे नहीं पता, सौम्या तो मुझसे बताकर भी नहीं गई। सौम्या ने तो सिर्फ ये कहा कि तुम्हें, शायद मैंने उस पर विश्वास नहीं किया, इसलिए मैंने उससे प्यार नहीं किया, इस वजह से वो मुझे मुझे छोड़ के चली गई। ये बोलकर शायरा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है और यहाँ से चली जाती है और कहती है कि जब तुम्हें वक्त आए ये पढ़ लेना। धीरे धीरे जो हमारी हैसल रहती है वो कुछ दिनों तक वो स्टोरी पढ़ती है और वो घर को हैंडल करने लग जाती है और वो इसी काम में लग चुकी रहती है। पर बाद में जब उसे रियलाइज होता है कि उसके डैड ने बहुत गलत किया और चीज़ें, तब वो अपने डैड के रूम पर जाती है। वो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशंस करती है, डैड का एक सीक्रेट रूम रहता है, उस सीक्रेट रूम पे जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है। हैज़ल जो हर्षित राणा रहते हैं उसके पूरे के पूरे जो गूगल्स अकाउंट रहते हैं, जो ये सब चीज़ें रहती हैं, जो अपने टाइम का रिकॉर्ड्स जो रहता है वो सब करती है। वहाँ से वो एकदम हाई फाई हैकर्स को हायर्स करती है और उन सब से रिक्वेस्ट करके वो सब कुछ सारा डेटा, वो पूरा सारा डेटा निकालती है। और ये सब चीज़ों में से करने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है। और जब वो देखती है तो वहाँ पर जैनी डिकोस्टा का रियली में एक एमएमएस मिलता है। और ये एमएमएस सिर्फ एक एमएमएस नहीं था, उसके साथ जो बाकी भी जो उसके साथ इन लोगों ने हरकत करी थी, तो बेडरूम के वहाँ पर भी 1000 एमएमएस देखने को, मतलब 5 से 6 एमएमएस दिखते हैं। और उस पूरी जो वो ड्राइव में देखती है तो वो 1000 से 2000 एमएमएस रहते हैं, उसमें कई लड़कियों के साथ ये सब किया जाता है। और ये देखकर यहाँ पर जो हमारी हैसल रहती है वो शॉक्ड हो जाती है और फिर उसकी आंखों में से बहुत आंसू निकलते हैं कि फ्लोरा ने कुछ गलत नहीं कहा था और ये चीज़ें कुछ गलत नहीं थी। फिर यहाँ से वो शायरा को जाकर ये सारी बातें बताती है। शायरा उसे कहती है कि देखो, झूठ तो उसने कुछ नहीं कहा है, अगर उसे तुम्हें मारना होता तो वो तुम्हें बचाने भी नहीं आती। अब वक्त यहाँ पर आता है कि हमें भी उन लोगों का साथ देना चाहिए था। दे लव ईच अदर एंड मैं तो सौम्या को बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश करी, बट आई डोंट नो वेयर टू कांटेक्ट हर। वो हर जगह से गायब है, जो जो जगह मैं जानती थी। क्या करूं? थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर जो हमारी
हैसल होती है, वो आंसुओं को पोंछती है, मुझे पता है मुझे फ्लोरा कहाँ मिलेगी। वो भागते हुए जाती है, शाम का 7 बजे का टाइम रहता है, वो मेरीन लाइंस के वहाँ पर जाती है और वहाँ खड़े होके वहाँ से चिल्लाती है, फ्लोरा फ्लोरा फ्लोरा। थोड़ी देर तक वो वहाँ पे खड़ी रहती है और बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है कि फ्लोरा प्लीज़ मुझसे बात करो, आई नो थोड़ी सी मैंने भी मिसअंडरस्टैंड किया, थोड़ा रुक जाओ फ्लोरा फ्लोरा। पीछे से एक हाथ आता है जो उसे कंधे पे रखता है और वो टर्न होती है और टर्न होके उसे बोलती है, मैं कहीं नहीं गई हूँ। और यहाँ पे हैसल के को लेकर आने वाली शायरा भी रहती है और पीछे वहाँ पे सौम्या रहती है। तो शायरा एकदम से भागते हुए सौम्या के गले लग जाती है, बोलती है इडियट ऐसे कैसे जाना होता है। तो वो उसे बोलती है कभी कभार दूरियाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है अपने प्यार को रियलाइज़ करवाने के लिए कि वो उसके लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हारे ऊपर तो नज़र हम रख ही रहे थे पूरे तरीके से, मैं तुम्हारे ऊपर कोई आँच आने दूंगी क्या। बट तुम मुझे नहीं फाइंड आउट कर सकती, ओके। ये अपने ये बकवास से, ये जो डिटेक्टिव है ना, इन सब से तो बोल ही दो, इन सब से ज़्यादा बेटर है, मेरे को पता है क्या करना है। उसे बोलती है छोड़ो ना प्लीज़ बताओ। तो उसे बोलती है आई एम सॉरी और ऐसे हक करने लगते हैं। फ्लोरा और जब हैसल एक दूसरे से मिलते हैं तो यहाँ पर जो हैसल रहती है वो फ्लोरा को डायरेक्ट किस ही करती है, वो तो एक लेवल अप रहता है किस करना। उसके बाद इन दोनों के बीच में काफ़ी चीज़ें समझदार होती है और ये लोग सब मिलके अली प्रयागराज जाते हैं, जिस प्रयागराज में वो अस्थियों का विसर्जित करते हैं। और इस तरीके से ये स्टोरी पूरे तरीके से ख़त्म होती है। अगर आपको अच्छी लगे तो बताइएगा। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।